Good evening students, welcome back to our channel Civil Staff UPSC। आज की जो आपकी क्लास है बच्चे, आज की जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज एवोल्यूशन, यानी कि थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो रहेगा आज की क्लास में कि क्या क्या चीजें हुई, ठीक है, जिससे जो है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस या लेबर लॉज या लेबर कोड जो न्यू आया है कैसे फॉर्मुलेट हुआ, ठीक है। सो पहले ही बता दूं जो आज की हमारी क्लास है इट इज मोर ऑफ फैक्चुअल, फैक्ट बेस्ड क्लास है। हर एक स्लाइड में फैक्ट पे फैक्ट रहेगा, कंसेप्चुअल इतनी खास है नहीं। कंसेप्ट जहां मुझे लगा कहीं आपको कुछ वर्ड समझाना है या कुछ और चीज बतानी है वो मैं ऐड ऑन करती जाऊंगी, और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे इस क्लास के। होपफुली आपको क्लास से पहले ही मिल जाए, वो बहुत ही डिटेल्ड नोट मैंने बनाए हैं सो दैट आपकी बहुत ही जो है हेल्प हो जाए, आपको और कोई बुक्स जो है उठानी ना पड़े। नोट्स पढ़ लोगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्स। क्लियर जी। और दूसरी बात, इसमें हम थोड़ा शॉर्ट रखा है, जस्ट आपको फैक्ट्स बताती जाऊंगी, वो अपने नोट्स में अंडरलाइन करते जाना। जो जहां से क्वेश्चन मोस्टली पुट अप होते हैं वो चीजों पे जो है हमने ज्यादा फोकस रखा है। क्लियर। सो नाउ ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज या इतनी है नहीं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्ट्री पढ़नी है थोड़ी सी आज हमने। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर क्लास। सबसे पहले देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपने देखा होगा कि जो लेबर फॉर्म है आपका, ये क्राफ्ट्समैन आर्टिशियंस हड़प्पन सिविलाइजेशन से चलते आ रहे हैं कि नहीं चलते आ रहे, ठीक है। उसके बाद जो है आपने देखा होगा कंसेप्ट, जब मुगल्स थे, मतलब किंग्स थे और मुगल्स थे, तब भी हमारी वर्किंग लेबर क्लास थी। उसके बाद जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो तब भी लेबर थी। सो ये लेबर का जो कंसेप्ट है बहुत ही सदियां पुराना है, ठीक है। सो अगर हम कहते कि आज की डेट में अगर हम देखें तो इन्होंने पूरी ही सोसाइटी को जो पहले जो था, ठीक है, एक बॉन्डेज की तरह जो काम करते थे, बहुत कुछ चेंज हो गया है। हमारे पास इतने सारे प्रोटेक्शन के लिए एक्ट्स हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, चाहे कोई एम्प्लॉय है चाहे एम्प्लॉयर है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने मेरे साथ वही चीजें तो पढ़नी है ना। इतने सारे हमारे 28, 40 जितने भी एक्ट 28, 29 एक्ट्स हैं वो सारे पढ़ने, वो क्या है, वो सारी बातें यही करते हैं। आज की टाइम की अगर हम बात करें कि कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है, इनको हर चीज से बचाना है, ठीक है। बट पुराने टाइम पे आज हम चलेंगे। सो कहते अब ट्रांसफॉर्म हो गई सोसाइटी रूरल एंड एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमरिस्ट। कंज्यूमर आ गया है, इंडस्ट्रीज पुटअप हो गई है ना। उससे पहले अगर आप चलो ना, कहते अर्लियर लेबर लॉज कहते कैसे थे, वो लजीज फेयर जो आपका डॉक्ट्रीन है उसके ऊपर जो थे बेस्ड थे। अब लजीज फेयर क्या होता है, इसमें जो है गवर्नमेंट की जो इंटरेक्शन है, ये इंटरफेरेंस है, वो बिल्कुल मना करते हैं। ये फ्रांस का डॉक्ट्रीन है, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है ये कहता बेसिकली यही है कि अलाउ टू डू। क्या कहता है, इसका मतलब क्या है, अलाउ टू डू, कि एम्प्लॉय को जो करना है, एम्प्लॉयर को जो करना है करने दो, हमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस या कोई इनकी इंटरेक्शन कुछ भी नहीं चाहिए। वी आर अलाउड टू डू व्हाटएवर वी वांट टू डू, ठीक है जी। उसके बाद हाँ जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं आज की टाइम में की बात करो तो इतने सारे लेजिस्लेचर्स, इतने सारे एक्ट्स आ गए हैं जो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय को तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ एम्प्लॉयर को भी कर रहे हैं, ताकि इनमें से कोई भी जो है एक्सप्लॉइट ना हो। क्लियर। सो ये था आपका बेसिक। अब हम चलते हैं जी स्टेजेस पे, ठीक है। स्टेजेस करेंगे हम लेबर मूवमेंट इन इंडिया की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉइंटर्स भी लिखाती जाऊंगी जहां जहां जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुट अप होंगे। वॉइस इज नॉट कमिंग, वॉइस इज कमिंग आई फील, हाँ जी चलो। उसके बाद फर्स्ट आपकी है प्री 1918 के जो पहले वाला एरा था, ठीक है। उसके बाद 1918 से हम ले लेते हैं स्टेज 2 में आपका 1935 तक का एरा, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, फिर 1939 से 45 तक का ले लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे 47 से, मतलब जो हमें इंडिपेंडेंस है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, फिर हम देखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। चार्ट के जरिए जरा एक बारी देख लीजिए,
स्टेज 1 प्रायर टू वर्ल्ड वॉर 1918 के पहले का देखेंगे, क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई। क्लियर। उसके बाद वॉइस क्लियर नहीं है, लेट मी चेक वंस। हेलो हेलो, वॉइस इज ऑलरेडी क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ स्टेज 2 बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, अर्ली ट्रेड यूनियन पीरियड जब आया था 1918 से 1938 तक। फिर स्टेज 3 ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एरा, दैट इज वर्ल्ड वॉर पीरियड 1939 से 45 तक। उसके बाद आपके इंडिपेंडेंस वाला एरा आ गया। फिर स्टेज 5 जो हमारी प्रेजेंट है, आपको पता ही है स्टेज 5 प्रेजेंट कौन सी है, आपकी लेबर कोड की है। क्लियर। नाउ सबसे पहले देखो प्रायर टू द वर्ल्ड वॉर एरा, सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन क्या था, फर्स्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन क्या था, तो याद रखना वो था अप्रेंटाइज एक्ट ऑफ 1850। क्या था? अप्रेंटाइज एक्ट ऑफ 1850। इसमें क्या होता है कि कुछ मतलब स्पेशली इसमें ना बहुत सारी प्रोविजंस आई थी। एक प्रोविजन ये भी थी कि जो ऑर्फनेज है उनको हम आफ्टर 18 इयर्स दे विल बी अलाउड टू वर्क। सो बेसिकली यहाँ पे हम स्किल वर्कर के साथ काम करके उसका स्किल सीखते हैं। क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली ये एक्ट था जिसमें, और दूसरी चीज क्या आई थी कि मान लो कोई बच्चे हैं जिन्होंने छोटे मोटे ऑफेंसेस कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी इस एक्ट के तहत बोला हुआ है कि हम उनको काम सिखाएंगे, प्रिजन में भेजने की बजाय उन बच्चों को हम स्किल ट्रेनिंग देंगे जिससे कि वो बेहतर अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर सके। सो ये एक ऐसा एक्ट है, आप ये कह लो कि जो डील कर रहा है विद चिल्ड्रन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, अगर हम मेन बात इसकी याद रखें। सो ये एक्ट की सबसे बड़ी और बेहतर बात ये थी जो अंग्रेज हमारे देश में उस वक्त लेके आए थे। ठीक है जी। तो फर्स्ट लेजिस्लेशन अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। उसके बाद जी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1875 का जो एरा था, तब उस टाइम फर्स्ट टाइम जो लेबर की जो थी एजिटेशन, उनके जो मांगे थी या जो भी उनके अंदर दिक्कतें चल रही थी, बॉम्बे में फर्स्ट टाइम हुआ था। ये क्वेश्चन में आ गया तो आपको पता चाहिए बॉम्बे में हुआ था, 1875 में हुआ था। और किसने करा था जी? SS बंगाली जी ने करा था। किसने करा था? SS बंगाली जी ने करा था। इनकी पिक्चर देख लेते हैं हम, ये थे जी वो। ठीक है, इन्होंने बॉम्बे में ये प्रोटेक्शन जो या प्रोटेस्ट था वो करा था। क्यों करा था? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो स्पेशली जो वर्कर्स की कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं है, स्पेशली औरतों की और बच्चों की, जिसकी वजह से जो थी उन्होंने आवाज उठाई थी। क्लियर। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने जो थी आवाज उठाई थी 75 में, जिसके चलते हुए पहली बार अंग्रेजों ने क्या किया, फर्स्ट टाइम फैक्ट्री कमीशन अपॉइंट करी और फैक्ट्री एक्ट्स जो 1875 में जो ये सब हुआ उसके चलते हुए 1881 में फैक्ट्रीज एक्ट आपका लागू हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल की क्लास में मैं आपसे इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन जरूर पूछूंगी, तो ये आपके फैक्ट्स हैं, प्लीज नोट करते जाओ। क्लियर जी। सबसे पहला पीस ऑफ लेजिस्लेशन मेरे साथ एक बार रिवीजन कर लो, दैट इज अप्रेंटाइज एक्ट ऑफ 1850, इतना पुराना। उसके बाद जो एजिटेशन चली SS बंगाली जी ने बॉम्बे में चलाई, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चों और औरतों की जो है वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, जिसके चलते उन्होंने आवाज उठाई। ठीक है जी। उसके चलते हुए क्या हुआ, फिर अंग्रेजों ने 1881 में जो है फैक्ट्रीज एक्ट जो है पास की। हो गई ये तीन चीजें क्लियर हो गई। चलो जी। उसके बाद प्रायर टू द वर्ल्ड वॉर, अब देखते हैं, यही स्टेज है। उसके बाद जो अगले आपके मेन पर्सन आते हैं दैट इज NM लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे। इन्होंने तब फर्स्ट टाइम जो थी आपकी लेबर यूनियन बनाई थी जिसका नाम रखा है बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। ठीक है, बट ये ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं थी, जिसकी वजह से इनको इस पर्टिकुलर लेबर यूनियन को नाम फर्स्ट लेबर यूनियन का नहीं दिया जाता। किसका दिया जाता है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा, मद्रास यूनियन का दिया जाता है। चलो बता ही देती हूँ। बट फर्स्ट टाइम था कि इन्होंने एक ऑर्गेनाइज करी थी लेबर मूवमेंट इन इंडिया। किन्होंने, अगर क्वेश्चन आ गया पेपर में कि किसने
ऑर्गेनाइज करी थी लेबर मूवमेंट इन इंडिया? आंसर विल बी नारायण मेघाजी लोखंडे। अदरवाइज आ गया कि एनएम लोखंडे जी ने क्या करा था? उन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी लेबर मूवमेंट इन इंडिया। उस लेबर मूवमेंट का नाम क्या था जी? बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890। क्योंकि ऐसे सवाल ही मोस्टली आपके एपीएफ एपीएफसी में देखे जाते हैं। सो उन चीजों को ही कैटर करके मैंने ऐसी आपको आज जो है आप ये कह लो स्लाइड्स दी है, ताकि साथ साथ फैक्ट्स नोट होते जाएं और आपको बहुत आसानी से रिवीजन में काम आए। क्लियर? और इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या करी? देखो आज के टाइम में हमें वीकली हॉलीडे मिलती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम वीकली हॉलीडे की बात करी थी और मिली भी थी, ठीक है। और बोला था हाफ एन आवर रेस्ट चाहिए हर एक दिन का। लेबर हैं भैया, काम कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा रेस्ट का टाइम चाहिए। तो ये थे जिन्होंने ये मांगे रखी थी, ठीक है जी। एनएम लोखंडे, नाम प्लीज अच्छे से इनका रट लो। क्लियर जी? उसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनकी एसोसिएशन ने मिलकर एक लेबर मैगजीन बनाई थी इंडिया में, जिसका नाम है दीन बंधु। सो अगेन इस स्लाइड में कितने क्वेश्चंस आपके पुटअप हो गए आप देख सकते हैं। दीन बंधु एसोसिएशन का नाम, एनएम लोखंडे जी का नाम, ठीक है। उन्होंने मूवमेंट चलाई, वो चीज याद रखनी है। वीकली हॉलीडे का पॉइंट याद रखना है। उसके बाद हाफ एन आवर का जो रेस्ट दिया वो चीज याद रखनी है। क्लियर जी? स्लाइड्स में अगेन फैक्ट्स चलते जा रहे हैं अपने, प्लीज साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। क्लियर? चलो अब आ गया नेक्स्ट, आपकी स्टेज आ गई जी। इसमें हमने क्या देखना है? देखो इस पर्टिकुलरली जब दो ये टाइम है बिटवीन टू वर्ल्ड वार्स का, वर्ल्ड वार 1 तो हुई, फिर रशियन रेवोल्यूशन भी एक आपकी हुई है, आपको पता ही है, जिसमें रशियन एम्पायर को उन्होंने वो करके जो है आपका यूएसएसआर फॉर्म हो गया था। और पहली ऐसी आप ये कह लो कि वो कम्युनिटी या कंट्री बन गई थी जो कम्युनिस्ट थी। क्योंकि कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि कार्ल मार्क्स तो पहले से ही कह रहा है कैपिटलिस्ट हटाओ, कैपिटलिस्ट हटाओ, कम्युनिस्ट लेके आओ, कम्युनिस्ट लेके आओ। और मैंने कल भी बताया था कि रशिया में ये मॉडल फॉलो हुआ है बट फेल ही हुआ है। तो यहाँ पे जब रशियन रेवोल्यूशन आई थी जी, उस टाइम पे जो था ये कम्युनिस्ट स्टेट जो थी इनकी बनी गई थी, ठीक है, यूएसएसआर जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? इसकी फुल फॉर्म पता ही होगी कि बता दूं? इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रेड रिपब्लिक, है ना। चलो उसके बाद स्वराज मूवमेंट भी इस टाइम पे हुआ था। स्वराज मूवमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है क्यों इंपॉर्टेंट है ये स्वराज मूवमेंट, इसी से था, ठीक है। स्वराज मूवमेंट को जो है इन्होंने उसको फर्स्ट टाइम जो था हमारे देश में एक वो चली थी प्रोटेस्ट जो वही बहुत सक्सेसफुल थी, उसको ही हमने कोमेमोरेट करने के लिए जो है अपना रिपब्लिक डे की वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो शिफ्ट करा था, है ना। चलो जी, पूर्ण स्वराज, बिल्कुल आगे देखते हैं जी। कहते हैं अभी आपको यहाँ पे गांधी जी की पिक्चर तो दिख रही है। ये फर्स्ट टाइम था या जब गांधी जी ने देखो क्या देखा, साउथ अफ्रीका से आए जब वो सबसे पहले उन्होंने ये चीज देखी कि लेबर की सिचुएशन तो खराब ही है। और दूसरी बात जो बच्चे उन्होंने देखी, उन्होंने ये देखी कि अगर हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाना है, ठीक है, अपने जो है बात रखनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लोग तो है ही है, हमें लेबर क्लास को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा, सो दैट हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है स्टैंड आउट कर सके। और यही एक बात थी जिसकी वजह से इन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन फॉर्म करी 1918 में विद अनासुआ साराभाई एंड शंकरलाल बैंकर, ठीक है, इनके नाम है, आप याद कर लो। और ये वाली एसोसिएशन जो थी वो फॉर्म करी थी। अब देखिए अगली बात, अब लेबर्स आ गए हैं तो बट ऑफ कोर्स ही बात है ब्रिटिशर्स को तो इफेक्ट होना ही था, क्योंकि यहाँ पे वो क्या करते थे, कॉटन लेके बाहर से काम करा के फिर यहाँ आके बेसिकली लेबर से सारा काम कराते थे। अब लेबर्स ही उनके अगेंस्ट हो गए हैं, है ना। सो दिस वाज द थिंग जो बहुत बड़ी एक जस्ट एक ट्रायल देखा था कि देखते हैं हम हंगर स्ट्राइक करके देखते हैं। थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस आपको पता ही है, कल की क्लास में मैंने आपको बताई है, जिसको हम बोलते हैं ट्रस्टीशिप अप्रोच। याद है कि क्या नहीं?
कल की क्लास में हमने ट्रस्टीशिप अप्रोच में क्या पढ़ा था बच्चे? हमने ये पढ़ा था कि गांधी जी कहते हैं अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती, सबसे पहले क्या करो, आप जाके बातचीत करो, ठीक है, उनको अपील करो। उसके बाद अगर वो फिर भी नहीं मान रहे तो आप स्ट्राइक पे, तो वो भी ऐसी स्ट्राइक पे जाओ जो कि बहुत ही ज्यादा नॉन वायलेंस तरीके से हो। हमने कोई पॉलिटिकल स्ट्राइक नहीं करनी है ना, ये बातें हमने कल की क्लास में पढ़ा था, क्योंकि वो कहते हैं कि ये ट्रस्ट का रिलेशन है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ट्रस्ट होता है। और उसके बाद हमने ये देखा था कि गांधी जी कहते हैं अगर फिर भी ना आपका एम्प्लॉयर माने तो आप वॉलेंटरी आर्बिट्रेशन मेथड यूज करो। कल की क्लास में अगर आपको याद होगा तो हमने जो है मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था। क्लियर जी? हाँ जी। सो ये वाली फर्स्ट थी एसोसिएशन, नाम याद कर लो, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। क्लियर? उसके बाद जी तो कहते हैं उसके बाद फर्स्ट यूनियन कौन सी बनी, ये आपका पेपर में, चाहे आप आईएएस का पेपर दे लो या कोई भी ईपीएफओ एपीएबी इनका ही है, चलो ये क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट यूनियन किसने बनाई थी? मद्रास लेबर यूनियन। कौन सी थी? मद्रास लेबर यूनियन 1918। किसने बनाई थी? बीपी वाडिया जी ने। दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है, ठीक है। नाम प्लीज याद कर लो, क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली गांधीयन एरा से। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कुछ भी छोड़ के मत जाना, ठीक है, बहुत एक्सपेक्टेड है कि वहां से क्वेश्चन वो जरूर करते हैं। क्लियर जी? सो बीपी वाडिया जी। और कौन सी लेबर यूनियन है? मद्रास। कब फॉर्म हुई थी? 1918 में, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं इसको। क्लियर जी? इज दैट क्लियर? अगेन दिस स्लाइड ऑल्सो हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन इट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब आ जाओ जी 1919 पे। जब भी आपको 1919 की बात याद आई, स्पेशली लेबर लॉज में, आपको एक बात अपने गांठ बांध लो, 1919 जब भी पॉपअप हुआ आपको बस दिमाग में क्या आना चाहिए? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट। क्योंकि 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनी थी। कैसे बनी थी वो भी बता देती हूँ। एक्चुअली लीग ऑफ नेशंस थे, वर्ल्ड वार के बाद उन्होंने लीग ऑफ नेशंस बैठाई, फिर उसके बाद ये आपका ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस आया था, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। तब इंग्लैंड जो यूके इतना मान नहीं रहा था, तो उसके बाद वहां गए, तो वहां भी इनकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस भी हुई, फिर वो मान गए थे। फिर इसके हेडक्वार्टर्स जो थे वो शिफ्ट कर दिए थे, वो जिनेवा में शिफ्ट हो गए थे। तो ऐसे करके है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आई थी, स्पेशली वर्ल्ड वार 1 के बाद, क्योंकि पहले वो मान ही नहीं रहे थे, वो समझौता करने को बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। तो ये एक तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन आई थी जिन्होंने वर्ल्ड वार 1 को कहीं ना कहीं रोकने में हेल्प करी थी, और वहां पे जो था वो मान गया था। क्लियर? तो हेडक्वार्टर्स भी मैंने आपको इसके बता दिए हैं। और इंडिया क्या हुआ था, वहां पे फाउंडर मेंबर बन गया था आईएलओ का, और बहुत सारे डेलीगेट्स थे जो डिप्यूट हुए थे, वहां गए भी थे। उसमें से एक डेलीगेट थे एनएम जोशी जी, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लो। ये फर्स्ट टाइम डिप्यूट हुए थे जी। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, जब यहाँ से ये वापस आए तो वर्कर्स के अंदर बड़ी एंजाइटी हो गई कि ओए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बन गई है ना। होता ही है, अगर आप आज के टाइम में भी देखो कुछ बड़ी चीज ऐसे कुछ हो जाए तो हमारे अंदर भी होता है कि नई चीज आ गई है ना। तो उसके चलते हुए क्या हुआ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी वो फॉर्म हो गई 1920 में, ठीक है। तो अगर प्रश्न आपका क्वेश्चन आ गया कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी, तो आंसर आएगा 1920 में। इट ऑल हैपेंड आईएलओ, देन एनएम जोशी जी गए, उसके बाद बन गई। क्लियर? ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस जो थी बेसिकली बनाई गई थी लीग ऑफ नेशंस के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को पुटअप करने के लिए। क्लियर? तो पहले उसमें यूके इन्वॉल्व नहीं था, फिर उसके बाद वो वहां पे उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखाई, तो उन्होंने भी वो रेटिफाई कर दी थी, वो मान गए थे, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपकी फॉर्म हो गई थी। क्लियर? जब मैं आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कराऊंगी तो इसको पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊंगी, कैसे क्या 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 चीज हुई। सो डोंट वरी, अभी के लिए 1990 जब भी आए दिमाग में, या स्पेशली लेबर लॉज में, हमेशा याद रखना कौन क्या चीज आई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपकी आई थी। क्लियर? सो अगली स्टेज देखो, कहते आइए ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो बन गई थी,
इसकी सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई थी? अक्टूबर 31 को हुई थी जी, 1920 में। और किसने इसको ऑर्गेनाइज करा था या कौन प्रेसिडेंट थे? लाला लाजपत राय जी उसके प्रेसिडेंट थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको बिल्कुल 100% आना चाहिए। ILO, NM जोशी, AITUC बनी, कॉन्फ्रेंस हुई 1920 तो अक्टूबर 31 को। चाहे 31 ये वाला पॉइंट याद करना करो, नहीं तो मत करो। और कौन उसके फिर प्रेसिडेंट थे? NM रॉय जी नहीं थे यहाँ पे, सॉरी NM जोशी जी नहीं थे, लाला लाजपत राय जी थे। क्लियर जी? क्लियर? फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी। ठीक है, गए थे NM जोशी एज अ डेलीगेट। उसके बाद किन्होंने इसको फंड करा आप देख सकते हो। प्रेसिडेंट कौन थे इसके? लाला लाजपत राय जी। क्लियर? आगे चलते हैं। अनदर इसमें क्या हुआ, अब ये चीजें हो गई उस टाइम पे। स्पेशली फिर दो एक्ट्स आपके आए, द ट्रेड यूनियन एक्ट और द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। अब ट्रेड यूनियन एक्ट में बच्चे क्या बात उन्होंने आगे रखी? सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने ये बात रखी कि देखिए यूनियंस जो हैं अब से क्या होंगे, रजिस्टर करेंगे ताकि उनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट कर सके। हमने उनके साथ जो है कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, उनको प्रिविलेजेस देनी है, उनको प्रोटेक्शन देनी है। ठीक है, जिसके चलते हुए वो ट्रेड यूनियन एक्ट आया स्पेशली। और दूसरा रीजन पता क्या था? ये था कि जो इनकी सिविल सूट्स या क्रिमिनल सूट्स इनके अगेंस्ट लीगल सूट्स फाइल हो जाते हैं, स्पेशली इन चीजों से इनको बचाने के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट जो था आपका वो पास करा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। क्लियर? और ट्रेड डिस्प्यूट में क्या था? इसमें डिस्प्यूट वर्ड है, याद रखना। इन्होंने इसमें बेसिकली ये बताया था कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो हमने इसका रिड्रेसल कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, मतलब। क्लियर? तो इस बेसिकली इन दो एक्ट्स में ये चीजों की जो इंपॉर्टेंस थी वो देखी गई थी। कोई कंफ्लिक्ट होता है, मान लो कोई वेज फैक्टर को लेके, वर्किंग कंडीशन को लेके या कोई और रीजन को लेके, तो कैसे सुलझाना है। और इसमें जो है यूनियंस की प्रोटेक्शन की, प्रिविलेजेस की जो थी बात करी गई थी। क्लियर जी? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कब आया था, किस पीरियड के बाद आया था, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। AITUC बनी 1920 में, उसके बाद जो था गवर्नमेंट ने ये एक्ट्स जो थे लागू कर दिए थे। समझ आ गया पहली बारी कैसे आपका ट्रेड यूनियन एक्ट और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया, जिसका आजकल नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये कहते हैं फेज इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहां से थोड़ा आपको इरेज करके दिखाती हूँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कहते हैं ये पीरियड को माना गया है पीरियड ऑफ लेफ्ट विंग ट्रेड यूनियनिज्म। यूनियनिज्म हम ये यूनियंस को बोलते हैं। तो स्पेशली इस फेज को क्या माना गया? पीरियड ऑफ लेफ्ट विंग ट्रेड यूनियनिज्म। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? एक्ट्स में और भी बहुत सारी प्रोविजंस होंगी, ठीक है, मैं आपको जस्ट मेन प्रोविजंस बता रही हूँ जो इसका मोस्टली क्रक्स था। उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनका कुछ सोच के, कुछ बेहतरी करके ये चीजें जो थी वो पुट ऑफ कर दी थी। क्लियर जी? तो स्पेशली इसको द पीरियड ऑफ लेफ्ट विंग ट्रेड यूनियनिज्म ऐसा नाम दे रखा है। क्लियर? चलो जी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको मार्क कर लो, जो मर्जी करो, इसको अच्छे से समझ लो बस। क्लियर? अब देखिए 1929 में क्या हुआ। अभी इतना प्रेशर बन गया था, ट्रेड यूनियंस बन रही हैं, एक्ट्स भी पुट अप हो गए थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी कहीं ना कहीं, तो देखो जब हमारी गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसा होता है हम भी फटाफट कमीशन बैठा देते हैं ना कुछ देखने के लिए, तो ऐसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो थी वो पुट अप करी, देखने के लिए कितनी ज्यादा यूनियंस बन रही हैं, बड़ा लेबर्स की आवाज उठ रही है, चल क्या रहा है सिस्टम, है ना। सो इसको फॉलो किसने, मतलब इसको पुट अप किसने करा था? जॉन हेनरी व्हाइटले ने। नाम याद रख लेना, इनकी कमेटी थी जिसको हम बोलते हैं रॉयल कमीशन ऑन लेबर। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया किसको क्या कहते हैं या किसने करी थी, तो दोनों नाम आपने याद रखने हैं, रॉयल कमीशन ऑन लेबर और जॉन हेनरी व्हाइटले कमेटी भी इसको बोलते हैं। क्लियर? ये पूरी लाइन ही याद रख लो। तो उन्होंने कमेटी बिठाई जिसमें उन्होंने रिलेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज के बारे में जो है कमीशन ने बात करी कि हो क्या रहा है। हम देखते हैं
तो ये स्पेशली वहां पे गए और ये फर्स्ट ऐसी कमीशन थी जो बिठाई गई जिसने देखा, इन्होंने अपनी फिर रिपोर्ट भी सबमिट करी थी। उसके बाद इसमें इन्होंने क्या देखा कि सबसे पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आया। इन्होंने आई थिंक 29 में ये बैठी थी, 31 या 32 में आप चेक कर लेना, अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट कर दी थी। तो फिर उन्होंने 1936 में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लेके आए, जिसमें क्या किया उन्होंने, जो कंडीशंस थी लेबर की उन पे बात करी, जो भी उनके इंडस्ट्रियल की जो भी चीजें हो रही थी उस चीज पे बात करी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने क्या चीज पुटअप करी, तो आप ये कह सकते हो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ये यहाँ पे ये नाम याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्लियर? उसके बाद अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, देखो हमने ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट भी पढ़ा था ना, इन्होंने ये पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट में अमेंडमेंट कर दी। अमेंडमेंट समझते हैं, जब कोई चीज हमने ऐड ऑन करनी होती है, कोई नई प्रोविजन अपने एक्ट में डालनी होती है, उसको हम बोल देते हैं अमेंडमेंट। क्लियर? जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी आपकी जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी, उसने आपके क्रिमिनल लॉ में आफ्टर निर्भया केस कितनी सारी अमेंडमेंट्स करी, तो उसको हम बोलते ही ऐसे हैं, जस्टिस वर्मा कमेटी बोल देते हैं या फिर बोल देते हैं निर्भया केस अमेंडमेंट्स। तो ऐसे ही उस टाइम पे जब इन्होंने अपनी जो ये कमेटी बिठाई या वाइटली कमेटी या रॉयल कमीशन ऑन लेबर, तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी उसके का क्या नतीजा निकला, सबसे पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इन्होंने बनाया, दूसरा इसमें एक अमेंडमेंट कर दी जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इन्होंने ये बोला कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है ना, तो उसके लिए आप कंसिलिएशन मेथड चूज करो। कंसिलिएशन ऑफिसर्स आपको पता है ना, कल की क्लास में बताया था, यानी कि मीडिएशन बोलते हैं आज के टाइम में इसको, मीडिएट करेंगे, वो ऑफिसर आएगा वो मीडिएट करेगा। ठीक है? तो उन्होंने ये बात यहाँ रखी कि ठीक है आप एडजुडिकेट मत करो, आर्बिट्रेशन नहीं करनी आप मत करो। ठीक है? उस टाइम पे ये कंसिलिएशन का जो था कंसेप्ट ये लेके आए कि आप क्या करो, कंसिलिएशन ऑफिसर्स बैठाओ जो आपका मसला जो है सुलझा देंगे। तो यहाँ पे अगर हमने कंसिलिएशन बच्चे ऑफिसर बैठाए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझो मेरे से, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जो हमने रिलेशन देखना है, इसको सॉल्व कराने के लिए हम ऑफिसर बैठा रहे हैं। ठीक है? मसला हल कराने के लिए। तो यानी कि ये कौन सी तरह का आपका डायलॉग हो गया, किस तरीके का ये कन्फ्लिक्ट का सुलझाव हो गया, जो बच्चों ने अच्छे से क्लास लगाई है उनको पता होगा, ये हो गया आपका ट्राई पार्ट टाइट। क्या हो गया ये? ट्राई पार्ट टाइट, क्योंकि दो जन तो ये है और तीसरा ऑफिसर बैठ रहा है, कंसिलिएशन ऑफिसर जो आपका बैठ रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? पेपर में आ गया कि पहली बारी अगर ट्राई पार्ट टाइट की बात किसने करी थी, किसने करी थी, तो आपको याद होना चाहिए इन्होंने करी थी, यहाँ पे कंसिलिएशन ऑफिसर्स बैठा के। क्लियर? चलो जी, आई होप बहुत अच्छे से आपको ये चीज जो है क्लियर होगी होगी। देखो चीजें बहुत आती हैं, ये नहीं कि ये दो चीजें दी, बहुत कुछ दिया होगा, हमने वो चीज उठानी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पेपर में आएगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत वास्ट सिलेबस इसी का ही हो जाएगा, बाकी तो फिर आपके पास टाइम ही नहीं लगेगा कुछ और चीजें करने का। सो हमने मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करनी है। वैसे मैंने इसके पीडीएफ में बहुत डिटेल से आपको दिया है, बहुत हिस्टोरिकल इवेंट्स पुटअप करे हैं ट्रेड यूनियंस के, सो दैट आपको समझने में इसको और भी आसानी हो जाए, एक स्टोरी जो आप बना लो। ठीक है जी? चलो आगे चलते हैं हम। उसके बाद आफ्टर वर्ल्ड वॉर देखते हैं क्या हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने कहते क्या करा, वर्कर्स के जो स्टैंडर्ड्स थे, लिविंग स्टैंडर्ड्स या जो भी था, बहुत ज्यादा लो कर दिया था। तो वर्कर्स यहाँ पे बहुत पिस गए थे। क्लियर जी? वर्कर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा पिस गए थे, क्योंकि कुछ वर्कर्स ने उस टाइम पे लेबर जो थे उन्होंने सपोर्ट भी करा था ब्रिटिशर्स को, कईयों ने नहीं करा था। कोई कह रहे थे कि ठीक है हम करते हैं, कोई कम्युनिस्ट थ्योरी के साथ चल रहा था, कोई कैपिटलिस्ट थ्योरी के साथ चल रहा था, जिसके चलते हुए क्या हुआ बच्चों, एक रिफ्ट, दरार पैदा हो गई। ठीक है? किसमें हो गई? कम्युनिस्ट एंड द कांग्रेस इंडियन ट्रेड लेबर फेडरेशन, नहीं सॉरी, कम्युनिस्ट के बीच में, जिसकी वजह से कांग्रेस इंडियन ट्रेड यूनियन लेबर फेडरेशन नहीं बन गई। किसने बनाई? एम.एन. रॉय जी ने बनाई। तो बेसिकली जो हमारी एक ट्रेड यूनियन चल रही थी उसमें रिफ्ट आ गया, अब जो है एक नई ट्रेड यूनियन फॉर्म हो गई। ठीक है? देखो ऐसे ही होती है सेपरेशंस, या जैसे आपको पता ही है। ठीक है? सो किसने बनाई थी, ये पॉइंट आपने याद रखना है, एम.एन. रॉय जी ने
इंडियन ट्रेड यूनियन लेबर फेडरेशन बनाई थी, पिक्चर उनकी ये रही। क्लियर, डेट याद रख लो, नाम सॉरी ईयर याद रख लो, नाम याद रख लो, इंडियन ट्रेड यूनियन लेबर फेडरेशन याद रख लो। क्लियर। उसके बाद क्योंकि उन्होंने कम्युनिस्ट जो थे उनको मतलब कि सपोर्ट करा, कि उन्होंने कहा कि देखो ब्रिटिशर्स सही हैं या हमें तो मतलब उनका साथ देना चाहिए, उन्होंने बहुत सहा एंड ऑल दैट, जिसकी वजह से जो था रिफ्ट आ गया था। क्लियर, आगे चलते हैं। उसके बाद बी आर अम्बेडकर जी ने क्या क्या, फर्स्ट मीटिंग हुई जी हमारे इनकी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जिसको हम बोलते हैं, ये पॉइंट भी याद रखना। उसको उस टाइम पे पता क्या बोलते थे, ट्राईपार्टाइट नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। क्या बोलते थे, ट्राईपार्टाइट नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ट्राईपार्टाइट, अगेन नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का थी। वैसे ही इनकी फोर्थ मीटिंग, उससे पहले 3 जो हुई थी वो मिनिस्टर्स की हुई थी, ठीक है, बट ये वाली जो थी ये एक फर्स्ट मीटिंग मानी गई थी, जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जाती है आज के टाइम में। आप जाके वेबसाइट्स पे भी चेक कर सकते हो, आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है इसकी मिल जाएगी। क्लियर। तो ये 1942 में बी आर अम्बेडकर जी ने रखी थी, और उन्होंने यहाँ पे कौन सी बातें करी बच्चे, इन्होंने कहा सोशल सिक्योरिटी के मेजर्स जो है हम लेके आते हैं, जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं कि वर्कर्स को हम प्रोटेक्ट, इनको सिक्योर कैसे करें। ठीक है, आज तक तो हम यही बात करते आ रहे थे कि कन्फ्लिक्ट है, क्या करा जाए, है ना। तो उन्होंने पहली बार ये बोला कि सोशल सिक्योरिटी के ऊपर भी बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को टू पार्टिसिपेट इन द लेबर पॉलिसी। जो हम नई लेबर पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, उनमें दोनों को जो है अच्छे से जो एक अपॉर्चुनिटी जो है वो देते हैं, सो दैट क्या हो, उससे इनको जो है बढ़िया जो एक लेबर लॉज जो है निकल के आए। हम देखें इनकी क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं। बेसिकली इनका मेन फोकस ये था कि हम जो है सोशली सिक्योर कर दें इनको। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ गया कि जो है ट्राईपार्टाइट नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी किसने करी थी, आपको याद रखना है बी आर अम्बेडकर जी ने करी थी। ठीक है, अगर ट्राईपार्टाइट का वैसे कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया तो आपको याद रखना है कि वो बी आर अम्बेडकर जी का नहीं कॉन्फ्रेंस का है, उससे पहले कौन सी कमेटी ने दिया है, रॉयल कमीशन वाली व्हाइटली कमेटी ने दिया है, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, अमेंडमेंट करी थी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में और कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स बैठाने की बात करी थी, जो क्या है आपका ट्राईपार्टाइट फॉर्म। क्लियर जी, चलो उसके बाद ही आ जाओ, कहते इसमें इसके बाद क्या हुआ। अब देखिए 42 में इन्होंने कमेटी बैठाई, ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा, उन्होंने बैठाई तो होती तो दैट सो दैट वो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज की जो है मांगे वगैरह या क्या वो चाहते हैं उस चीज पे जो है बात कर सके। इसके चलते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 इनेक्टमेंट्स हुई। पहली इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, दूसरी है बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 1946। जो ये वाला है ना आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, ये बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर्स पे है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स बच्चे क्या होता है आपका, कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को कहते रख रहे हैं, ठीक है, उसका एक फॉर्मेट बनाया जाए, कितने उसके वर्किंग आवर्स रहेंगे, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, अगर मिसकंडक्ट हुआ तो क्या करना है, इसको हमने रिमूव कैसे करना है, इसको सस्पेंड कैसे करना है। तो इसकी जो ऑर्डर की जो कॉपी होगी वो हम सर्टिफाइंग अथॉरिटी से जो है सर्टिफाई करवाएंगे और फिर ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर इसका बन जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दे दी इनको थ्रू स्टैंडिंग ऑर्डर्स, अब इनको जो है प्रोटेक्शन दे दी थी। आप इसमें ये कह सकते हो कि ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट एक्ट था बन के निकला। उसके बाद अगर आप बात करो बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट्स की, इसमें भी सम सेट ऑफ रूल्स रख दिए थे वर्कमैन के कंडक्ट के ऊपर कि हम इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे या कैसे इनको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन के बीच में अच्छा रिलेशन बना रहे उसकी चलते हुए जो थी बातें करी हुई थी। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें ये हुई थी कि डिस्प्यूट को कैसे सेटल कराना है। ठीक है, ये दोनों एक्ट्स जो थे, देखो अगर आप पहले की बात पे आ जाओ और अब आ जाओ, स्टैंडिंग ऑर्डर आ गया, ठीक है, एम्प्लॉयर और वर्कर की कंडीशन या उनके हेल्थी रिलेशन की बात आ गई, डिस्प्यूट सेटलमेंट की आपकी बात आ गई,
सो ये सारी चीजें, रूल्स रेगुलेशंस, कितना ज्यादा अगर आप देखो तो कितना ज्यादा इसमें चेंज आने को आ ही गया ना, देखने को मिला। सो ये जो कहते चीज थी, इन्होंने और भी ज्यादा जो है जो ट्रेड यूनियंस बन रही थी उनको स्ट्रेंथन करने की जो है बात आगे रख दी थी, जिससे ट्रेड यूनियंस जो है आपकी वाकई में और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई। देखो इतनी पुरानी मूवीज अगर किसी ने देखी हो तो याद होगा, बहुत मूवीज भी आ रखी हैं इसके ऊपर, अगर हम देखें क्रांति, ऑल दैट, है ना। सो मुझे इतना याद नहीं रहता मूवीज का, बिकॉज मैं इतनी देख के भूल जाती हूँ, बट पुरानी मूवीज देखी हो किसी ने तो बहुत ही ज्यादा लेबर्स के ऊपर होती थी, क्योंकि ये चीज वाकई में उस टाइम पे बहुत ज्यादा हुई है और देखने को मिली है। और अच्छी बात ये देखो, विद टाइम एवोल्यूशन कितना बढ़िया तरीके से उनका हुआ, है ना। इतने बढ़िया बिफोर इंडिपेंडेंस भी एक्ट बनाए गए और उसके बाद भी आफ्टर वर्ल्ड वॉर भी जो इनके ऊपर एक्ट्स बनाए गए, बहुत ही बढ़िया तरीके से जो थे वो पुटअप हुए। क्लियर जी। उसके बाद देखो मुझे इतनी मूवीज का नाम ना याद रहता है ना, इतना मतलब देखी हुई है, आज के टाइम की कोई पूछोगे तो इतनी मूवीज में देखती नहीं हूँ, देख के भूल जाती हूँ, तो इतने अच्छे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे नहीं सकती। बट आई नो आप जो है उस टाइम पे जो ये आप एक्ट्स का पूछ रहे हो, उस टाइम पे जो ये एक्ट्स थे बच्चे, वो लेजिस्लेशन जो आपका था, जो आपके उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी विद जो हमने हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, उसके बाद ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाने को कहा था, फिर उसके बाद आपको वो अच्छे से गवर्नमेंट मिल गई थी हाथ में। तो उससे पहले उन्होंने ही, तभी तो आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी ने यही बात का तो पॉइंट उठाया है कि आप ये सारे लेबर लॉज को कंसोलिडेट कर दो, क्योंकि ये पुराने टाइम के हैं, हमें न्यू जो लेबर कोड तभी तो आया है सो दैट कि जो हम न्यू कंडीशंस हैं, न्यू डिमांड्स हैं, उसको कैटर कर सके। और पुराने जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लॉ बना रखे हैं उसको थोड़ा सा हम हटके आज के टाइम की बात करें। आप देखो अगर आप लॉ का कुछ भी एक्ट उठा लो, सारे ही उन्होंने ही उनके द्वारा ही चलते आ रहे हैं। उनकी लैंग्वेज भी तभी हमें टफ लगती है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया आपका, सारे आईपीसी, ये सारे पुराने टाइम के बने हुए हैं। क्लियर जी। हाँ जी। उसके बाद यहां से थोड़ा डिलीट करती हूँ सो दैट आपको ये पॉइंट दिख जाए। हाँ जी। फिर इसके बाद कहते हैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी वो स्टैब्लिश होगी 1947 में। पॉइंटर्स हैं, नोट करते जाओ, ठीक है। किसके एफर्ट से हुई जी? गुलजारी लाल नंदा जी के और सरदार पटेल जी की जो एफर्ट्स थे, उनकी वजह से इंडियन नेशनल ट्रेड कांग्रेस जो थी वो पुटअप हो गई। क्लियर। उसके बाद कहते हैं हिंद मजदूर सभा भी आई जो 1948 में बनी। वो बैनर था उनका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जो आज समाजवादी पार्टी के नाम पे है। उसके बाद भारतीय मजदूर संघ ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, ठीक है, ये 1955 में बनी। तो ये जस्ट आपके कुछ संघ के यूनियंस के नाम है विद ईयर, आप इसको ऐसे ही याद कर लेना। क्लियर जी। सो हम अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ। देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहली क्या बात हुई, इन्होंने ये सोचा कि जो हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान रखेंगे उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्चुअली बात क्या हुई, ब्रिटिशर्स तो चले गए, सबसे ज्यादा अगर किसी की हालत खराब हुई तो लेबर्स की हुई, क्योंकि पहले तो उनको फिर भी अच्छे अमाउंट के पैसे मिल जाते थे। अब ब्रिटिशर्स के द्वारा तो अच्छी कमाई हो जाती थी, बट यहाँ आफ्टर इंडिपेंडेंस उनको उतने वेजेस एंड ऑल दैट में बहुत सफरिंग आ गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत खर्चा हो रहा था, सारा कुछ ही उनको बाहर से मंगवाना पड़ता था, अपना कुछ था नहीं। तो उन्होंने 5 ईयर प्लान पे फोकस करा, ठीक है। 5 ईयर प्लान पे ऐसे फोकस करा, सबसे पहले कहते हैं इंडस्ट्री सेटअप करेंगे और एग्रीकल्चर वाले इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करेंगे, जिससे जो है हमारे खाने पीने का जो है वो सिस्टम थोड़ा सॉल्व हो। क्लियर। तो ये इनके फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टारगेट था। उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन भी पास करा था, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। इसने पॉलिसी रेजोल्यूशन में जस्ट कुछ ऐसी बातें करी हुई हैं कि कैसे हमने इंडियन इकोनॉमी को बचाना है, क्योंकि उस टाइम पे ये कहते थे कि अपनी इंडियन इकोनॉमी जो है इस वक्त हमारी मिक्स्ड है। क्लियर। सो उसके चलते हुए ये बातें उन्होंने रखी थी, जो इसका भी काफी रेजोल्यूशन आने वाले टाइम में आप देखना, अगर आप मतलब हिस्ट्री में आपने पढ़ा हो तो चेंज होता गया था।
क्लियर। सो 1949 का ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठाई गई जिसका नाम था रेगे कमेटी या रेजे, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो, ये अपॉइंट करी गई थी। स्पेशली इन्होंने एक डिटेल्ड सर्वे करा था वर्किंग कंडीशंस देखने के लिए, हाउसिंग, स्लम, सारे के ऊपर इन्होंने देखा कि वर्कर्स की एक्चुअली कंडीशन क्या है, सो दैट हम थोड़ा उस अकॉर्डिंग जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पुट अप कर सके। क्लियर जी। सो हाँ जी, उसके बाद अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट को यहाँ पे थोड़ा सा इनेक्ट करा, इंडिया फैक्ट्री एक्ट को जो था इनेक्टमेंट करी इन्होंने। ये सब जो सर्वे करा उसके चलते हुए जो है एक ऐसा रेजोल्यूशन निकाला कि हमें न्यू फैक्ट्री एक्ट जो है या उसको अमेंड करके इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो है यहाँ पे लाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ समझ लग रहा है? यहाँ तक तो आई होप समझ लग गया होगा। देखो अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस की हम बात करें, है ना, आपका प्रियम्बल वो भी आपके लेबर लॉज की बात करता है ना, सोशलिस्ट, सेकुलर, सारा कुछ, सेकुलर तो नहीं, सोशलिस्ट और सारी ऐसी जो टर्म्स हैं वहाँ पे प्रियम्बल में आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद आपके फंडामेंटल राइट्स भी हैं। सो उसकी क्लास में अलग से लूंगी, डिटेल्ड क्लास लूंगी जिसमें आपको सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो आपकी लेबर लॉज की हैं, ठीक है, वो ढंग से करवा दूं। क्लियर। ये यहाँ पे ये कुछ दिक्कत आ रही है, आप चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग तो ये 1949 में कमेटी थी और उसके बाद जो था, एक्चुअली पता है क्या होता है, कई बार ये साल पुराना तो लिख देते हैं, उनकी ना प्रोसेस चल रही होती है, ड्राफ्टिंग चल रही होती है, और जब वो करते हैं वो उसी साल का जो पॉइंट है वो डाल देते हैं। इन्फोर्स्ड वहां पे चेंज हो जाता है कि इन्फोर्स्ड ऑन जो प्रेजेंट ईयर होती है वहां पे उसका इन्फोर्समेंट का वो ईयर आ जाता है। सो प्लीज इसको आप अपनी क्रोनोलॉजी में वो ना करें। एक्ट्स में ऐसा चलता है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे इंडियन एक्ट्स हैं जो उनकी डेट पुरानी है, इन्फोर्समेंट लेट है। क्लियर जी। चलो आगे चलते हैं हम। एक कहते हैं कोड ऑफ डिसिप्लिन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ 1958 भी आया, जिसमें क्या करा इन्होंने, अगेन ये लेबर्स की ही बात कर रहा था। जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने अगेन, इंडियन लेबर कांग्रेस फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुई थी आपको पता है ना, BR अम्बेडकर जी ने करी थी। उसके बाद जो कोड ऑफ डिसिप्लिन था वो कहाँ पे हुआ था, 16th इंडियन लेबर में हुआ था। जो लेबर मिनिस्टर तब थे श्री ये GL नंदा जी, गुलजारी लाल नंदा जी, ठीक है जी। उसके बाद उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1966, जो किसने करी है। अगेन नेम्स इंपॉर्टेंट है, बस आप नेम याद करते जाओ, क्वेश्चन आपको मैं पुट करूंगी आपके एग्जाम में, आगे आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर कब हुई थी, 1966 में हुई थी। किसने करी थी, जस्टिस PB गजेंद्रकर, ठीक है जी, गजेंद्रगढ़कर। क्लियर, ये दोनों नाम आप याद कर लीजिए। उसके बाद सेकंड कब हुई है, ये 1999 में पुटअप हुई है। 2002 में इसकी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट हुई, वो रविंद्र वर्मा जी ने करी है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने ही बोला है कि सारे एक्ट्स को कंसोलिडेट कर दो, ठीक है। पर वो ऐसी रहेगी बात जो अब जो है इन्होंने न्यू लेबर कोड्स में जो थी ये बात इनकी उठाई कि बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली थी, हम उसको कंसोलिडेट कर देंगे। क्लियर जी। सो यहाँ पे कुछ नाम्स हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में, बस आप वो याद कर लीजिएगा। क्लियर जी। आगे चलते हैं। हाँ जी, जो प्रेजेंट स्टेज है, प्रेजेंट स्टेज क्या है, आपकी 4 लेबर कोड आ गए हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, क्योंकि काफी स्टेट्स ने उसको रेटिफाई कर दिया है, कुछ एक ने नहीं करा है, जिसकी वजह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन में अभी दूरी रह गई है। सो कहते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग, किसकी रिकमेंडेशन पे, सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर, जो मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ किसने करा था, रविंद्र वर्मा जी ने करा था। क्लियर। उसके बाद कौन कौन से आपके 4 लेबर कोड्स हैं, लेबर कोड ऑन वेजेस, लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। क्लियर। अगर आपको याद हो मेरी फर्स्ट क्लास में मैंने जब सिलेबस के बारे में आपको जागरूक कर रही थी तो उसमें इसकी की हाइलाइट्स, की पॉइंट्स दिए थे, तो आज की क्लास में भी मैं वो सेम की हाइलाइट्स, की पॉइंट्स दूंगी,
क्योंकि मुझे पता नहीं फर्स्ट क्लास में आपको मिले हैं कि नहीं, बट आज की क्लास में मैंने स्पेसिफिकली इसके जो की हाइलाइटर्स हैं उसमें डाले। क्लियर जी? सो दैट आपको बहुत बहुत जो है आसानी हो जाए पढ़ने के लिए कि हमने इसमें क्या क्या चीजें आई हैं, क्या क्या नहीं आई हैं, वो माइंड में रहे आपके। बाकी इसको भी हमने डिटेल में करना ही है, बट स्टिल मैंने आपके लिए इतना एफर्ट कर दिया है ताकि आपकी रिवीजन में कोई कमी ना रहे। क्लियर बच्चे? आ जाओ। अब इसमें न्यू लेबर कोड ऑन वेजेस में क्या बात हुई है जी? इसने सबसे पहले किनको कंसोलिडेट करा है? मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिनमरेशन एक्ट, और ये एम करता है नेशनल फ्लोर फॉर मिनिमम वेज की बात करता है कि मिनिमम वेज जो है वह होनी चाहिए। उसकी हाईलाइटर्स में आपको पता है पहले 18 थी, अब पता नहीं कितनी कर दी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। सो विद टाइम ये ना मिनिमम वेज चेंज होती रहती है, क्योंकि विद द नीड ऑफ आवर, है ना, जितना अब किसी को मार्केट में इतनी महंगाई बढ़ रही है उस अकॉर्डिंग जो है वेजेस सेटअप हो जाते हैं। क्लियर जी? सो यहाँ पे कहते हैं इन्होंने ये सारी चीजें देखी हैं। स्पेशली हमने, अगर आपको याद हो फर्स्ट क्लास का, मैंने वहां स्पेशल पॉइंट्स बताए थे कि रूरल, अर्बन, ये सारी चीजों का हमने देख के करना है कि ये नहीं सोचना कि रूरल एरिया से है उसको हम कम दे देंगे, यहाँ काम कर रहा है कम दे देंगे। नो, दीज कंडीशंस विल बी साइड पे रखी जाएंगी, है ना। सो मिनिमम वेजेस का फैक्टर जो है इस पर्टिकुलर कोड में बात करी गई। क्लियर? उसके बाद लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, अगेन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस इन्होंने कौन कौन से को रिप्लेस करा है? फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, डॉक वर्कर्स, सेफ्टी हेल्थ। देखो यहाँ पे बात हो रही है, देखो हमेशा कीवर्ड्स ढूंढा करो। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, तो सीधी सीधी बात है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मतलब यहाँ पे हजार्डस जो आपके इंडस्ट्रीज हैं उसकी बात होगी कि कैसे अपने वर्कर्स को, लेबर्स को हमने प्रोटेक्ट करना है ना, कि हजार्डस एक्टिविटी कुछ हो जाए तो कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है। सो ये सारी बातें जो हैं इस पर्टिकुलर कोड में पुटअप करी गई हैं और एक बढ़िया तरीके से चीजें रखी गई हैं सो दैट उनकी जो है वहां पे हेल्प हो सके, उनको प्रोटेक्शन मिल सके। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ कि हाइलाइट्स, की थिंग्स, एवरीथिंग इज गिवन इन योर नोट्स। ठीक है? उसके बाद आ जाओ जी लेबर को इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर इन्होंने किस किस को कंसोलिडेट करा है? ट्रेड यूनियन एक्ट को, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स वाले एक्ट को जो बना था, मैंने आपको बताया ना उसमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स आ गए थे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को, और फोकस यही था कि हम लेबर यूनियंस को प्रोटेक्ट करें, लेबर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है? अगर मान लो डेडलॉक्स वगैरह का मतलब ये होता है कि अगर कोई ये कंपनी जो है इन पे लॉकआउट कर रही है, रिट्रेंचमेंट कर रही है, यानी कि देखो एक स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक कौन करता है? वर्कर करता है अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, और लॉकआउट में वो ही सेम एम्प्लॉयर कर देता है अपने वर्कर के ऊपर। नुकसान दोनों केसेस में एम्प्लॉयर का ही होता है, काम होगा नहीं, चीज प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है? जिसकी वजह से नुकसान उसकी इंडस्ट्री का ही होगा। रिट्रेंचमेंट में क्या कर देते हैं? वो वर्कर्स को निकाल देते हैं। सो बेसिकली जो न्यू लेबर कोड बना है उसमें इन चीजों की जो है वर्कर्स की प्रोटेक्शन के बारे में अगेन बात कर रखी है। सो आप अगर ये सोचो पुराने टाइम में क्या था, जो लेजीज फेयर आया था वो सारी बात कर रहा था एम्प्लॉयर के हक की, कि गवर्नमेंट को तो हमने अपने मसले में डालना ही नहीं है, हमें कोई एक्ट नहीं चाहिए, हम खुद सुलझा लेंगे, है ना। बट यहाँ आते 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 शिफ्ट सारा जो है आपका चेंज होता दिख रहा है। क्लियर जी? सो आपको तो यहाँ पे मैं बस ये क्रक्स बता रही हूँ बच्चे, ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ की हाइलाइट्स भी बताए थे, बट डोंट वरी, न्यू लेबर कोड्स की अलग से क्लास होगी, डिटेल में होगी। हमने ओल्ड एक्ट्स करके फिर न्यू लेबर कोड्स पे भी शिफ्ट होना है, उसमें जो जो की पॉइंट्स होंगे, की हाइलाइट्स होंगे, मैं वो आपको करवाऊंगी। क्लियर जी? सो आपको कभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आ जाओ, अब सोशल सिक्योरिटी का भी जो नया आ गया है उसमें वो सोशल सिक्योरिटी की बात करेंगे कि आफ्टर दैट उनको कैसे हमने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है उसमें, या फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देना है, स्टेट इंश्योरेंस मतलब अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ रहा है उसको कैसे इंश्योरेंस करानी है, क्या प्रोविडेंट फंड में उसकी चीजें रहेंगी। उसके बाद एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, ये सारी चीजें जो है सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है। ठीक है जी? जो इन्होंने कंसोलिडेट करके एक न्यू पॉइंटर्स रखे हैं उसमें, और सबको कंसोलिडेट करके एक और जो कोड है वो पुटअप कर दिया है।
ठीक है जी। हाँ जी, ये थे आपके पुराने और आज के लॉज जो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, क्योंकि इतना भी यहाँ पे हमने डिटेल में सिर्फ मैंने फिर भी आपके लिए ले आई स्लाइड्स, नहीं तो बस वो 4 नाम तक ही ये काफी था आपको बताने के लिए कि ये आज के टाइम पे ये 4 चीजें आ गई हैं। क्लियर? बट स्टिल आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए कि ये एक्ट्स कंसोलिडेट हुए हैं, तो करके मैंने वो स्लाइड्स थी जो वो पुटअप करती थी। क्लियर? मैं ये कह रही हूं, एक बच्चे का हम देख लेते हैं। देखो मैंने पहली क्लास में भी क्रक्स करवाया था, आज भी क्रक्स करवा रही हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। इसके बाद आपकी न्यू लेबर कोड्स पे स्पेशल क्लास होगी, उसमें डिटेल में करवाऊंगी। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इज इट क्लियर टू यू ऑल? मुझे अभी कमेंट्स में बता दो क्लियर कि नहीं। जो आपके लॉस कंसोलिडेट हुए हैं, ये क्या 4 एक स्लाइड में नहीं करवाने की है, ये मैं डिटेल में आपको एक चीज करवाऊंगी। यहाँ पे जस्ट आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में आइडिया बनता चलता जाए। सुबह जब इतना बड़ा पहाड़ आपके आगे रखूंगी आपको समझ लगे, ठीक है ना? बच्चे कह रहे हैं पहले नहीं कराया अब नहीं करा रहे। मुझे समझ नहीं आता, कई बार ना कुछ बच्चे क्लास में उनको सब समझ लग जाता है, बाद में कहते कहीं हमें टफ लग रहा है, हमें ये लग रहा है। जब मैं सब दे रही हूँ, नोट्स भी दे रही हूँ, एक एक चीज आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर भी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ईपीएफओ एपीएफसी में आपके इतने डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आते, कंसेप्ट क्लैरिटी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और ये हिस्ट्री वाला जो सेक्शन रहता है उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। क्लियर ना? सो अगर मुझे क्या है एक स्लाइड में करना है तो मैं दोबारा करवा दूंगी, डिटेल में करना है तो आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से तो अगर आपको हम इनिशिएटिव ले रहे हैं ये पढ़ाने का तो डिटेल में ही पढ़ाना चाहिए ना हमें। चलो जी आगे हम प्लीज चलते हैं, हम रीसेंट ट्रेंड्स पे आ गए हैं। क्लियर? ऑनेस्टली मतलब कई बार मुझे भी हैरानी होती है जब मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं करवाऊंगी करवाऊंगी। आज हिस्ट्री की क्लास थी, एवोल्यूशन पढ़ाना है, इसमें मैं आज ही आपको न्यू लॉज का डिटेल में करा दूं। आप खुद सोचो 4 घंटे की क्लास लगेगी, वो न्यू लेबर कोड आपके एक क्लास में खत्म नहीं होंगे, उसके लिए मिनिमम अगर 4 है 4 क्लासेस तो मुझे चाहिए होंगी। क्लियर ना? चलो जी आ जाओ। लेबर रिफॉर्म्स आज के टाइम पे देखो, वैसे मैं आपको बता भी चुकी हूं कि लेबर रिफॉर्म्स अगर आप पहले टाइम की बात करो और आज की बात करो तो कितना फर्क है आप खुद भी समझ सकते हो। क्लियर ना? सो कहते हैं जो स्टेट ने इंटरवेंशन करा, लिजीज फेयर तो कहता था कि हमें नहीं चाहिए गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन, वो हमारे काम में दखल ना दे, ठीक है, हम खुद ही करेंगे। बट कहते जैसे ही स्टेट ने इंटरवेंशन करा, कैसे करा? एक्ट्स बना के करा, रूल्स पुटअप करके करा, रेगुलेशंस दिए, ठीक है? जैसे अब आपका स्टैंडिंग ऑर्डर है उसमें उन्होंने क्या कर दिया, सर्टिफिकेशन कंपल्सरी कर दिया, ठीक है? सो बहुत सारी चीजें थी जो गवर्नमेंट ने पुटअप की जिससे जो लेबर्स का रिफॉर्म था, एक रेवोल्यूशन उनमें देखने को मिल रहा है। क्लियर जी? So कहते हैं the government has mostly worked in favor of the labor to give them protection and collective bargaining. बेसिकली कहते हैं स्टेट इंटरवीन तो करी है, उनको देखो मौका दिया है, कैसा ट्रेड यूनियन को स्ट्राइक वगैरह करते हैं वो कलेक्टिव बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। अगर वहां मसला नहीं हल होता तो वो एजुकेटिव या आर्बिट्रेशन या एडजुडिकेशन यानी कि अपना कोर्ट में मसला लेके जो है जा सकते हैं। तो आज के टाइम पे अगर देखो कहाँ लेबर बेचारा चुप रहता था, ठीक है, आपने कॉलोनियल पीरियड में, है ना, सुनता था, एम्प्लॉयर जैसे करता था वैसे मानता था, चलता था। अब उसके पास कितनी पावर्स आ गई है, ठीक है जी? सो उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वर डेजिग्नेटेड रेगुलेट द एक्शंस। वही बात यहाँ पे वो बता रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इतनी ज्यादा पॉलिसीज करती जिससे एक बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क जो है लेबर रिफॉर्म्स पे देखने को आज के टाइम पे हमें मिल रहा है। ये बात तो आप बताओ कि आपको भी तो लग ही रहा होगा ना कि कितना चेंज आ गया है ना? पहले क्या था अब क्या हो गया है। तो लेबर रिफॉर्म्स का जो आज का रीसेंट ट्रेंड है ये आप समझ रहे हो कि नहीं समझो, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।
हाँ जी। उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है, आपका छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6-7 क्वेश्चन है, क्योंकि कल होगा आपका बड़ा मेगा सेशन उसमें आपकी अच्छे से जो है टेस्टिंग हो जाएगी। कहते हैं लेबर रिफॉर्म से क्या हुआ, डी इन्वेस्टिंग इंस्टेड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन की जगह जो है डिस इन्वेस्टिंग में बिलीव कर रही है। लिबरलाइजिंग लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम, या कि लेबर की जो इंस्पेक्शन है उसको भी लिबरल कर रही है। ट्रेड यूनियंस को अमेंड कर रही है। इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस कर रही है। ऑन प्रोविडेंट फंड और प्रोसीजर्स को भी बहुत सिंप्लीफाई कर रही है, जिससे जो है एनुअल रिटर्न्स आ सके, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड सो ऑन जो है वो हो सके। ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पे काफी तारीफ कर रखी है हमने कि लेबर रिफॉर्म से जो है गवर्नमेंट ने क्या क्या इनपुट दिया, जिसकी वजह से जो है लेबर रिफॉर्म जो है आपका बहुत बढ़िया तरीके से निखर के आया है। क्लियर जी। उसके बाद जुडिशियल ट्रेंड्स देखिए, जुडिशरी अगेन इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, हमने बोला ना एजुडिकेशन में चला जाता है आपका मैटर, यानी कि कोर्ट के पास चला जाता है। फिर वो क्या करते हैं जी, फिर वो क्या करते हैं कि उस पर डिसाइड करते हैं। तो कहते हैं जुडिशरी ने भी बहुत ही बढ़िया अपना रोल प्ले करा है, ना सिर्फ लेबर्स के लिए, वैसे एम्प्लॉयर्स पे भी बहुत सारे केस लॉज भर भर के आपके वहां पड़े हैं ऑनलाइन। ठीक है, ये आपके पेपर में इतने केस लॉज खैर आते ही नहीं है, तो मैंने आपको इतना और कंफ्यूज करने के लिए इतना डाला भी नहीं है। बेसिकली यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि जुडिशरी भी इतने ट्रेंड बढ़िया तरीके से निखर के आ रही है कि वो ये नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयर की हक की बात करे, वो एम्प्लॉय की हक की भी बात करती है, जहां उनको एम्प्लॉयर ठीक लगता है उसके हक की भी बात करती है। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ। यहां देखते हैं कौन सी ऐसे जुडिशरी ने जजमेंट्स ली जिससे एम्प्लॉयर्स को खुश किया है। वो है कि जैसे बोला है स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, है ना, रूलिंग दैट स्ट्राइक नॉट ओनली टू बी लीगल बट ऑल्सो जस्टिफाइड। ये कुछ जजमेंट्स हैं जो जो कुछ आपके केस लॉ से निकल के आई हैं। केसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, जुडिशरी का पेपर नहीं है बच्चे, जस्ट आपको एक बता रहे हैं यहाँ पे कि ये चीजें हुई हैं जो आपकी आज के टाइम पे जुडिशरी लेके आई है। सबसे पहला पॉइंट कि फंडामेंटल नहीं है स्ट्राइक, दूसरा लीगल होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, application of no work on pay in the cases of strikes for those who do union work as against company work। तो यहाँ पे बेसिकली नो वर्क ऑन पे का जो नॉर्म है उस पर भी कुछ डिसीजन लिया गया था, अगर कोई स्ट्राइक पे है तो क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्चुअली केस के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है ना आपका जो भी जजमेंट है वो निकल के आ जाती है। क्लियर जी। उसके बाद इम्पोजिशन ऑफ फाइन ऑन ट्रेड यूनियन लीडर्स फॉर इंडल्जिंग इन आर्सन, लॉस ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर कोई मान लो आर्सन वगैरह कोई ऐसे डेडली चीजें यूज करता है या कंपनी की प्रॉपर्टी का कोई लॉस करता है, तो यहाँ कोर्ट कहती है कि ट्रेड यूनियन पे फाइन लगाया जाएगा। ठीक है, कि हम एम्प्लॉयर के हक की जो बातें हैं यहाँ पे कर देख रहे हैं। बाकी उन्होंने बोला है प्रोटेस्ट पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, पॉलिटिकल बंस वगैरह जो होते हैं उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। डिसीजन दैट एक्सीडेंट्स बाय अ बस और लॉरी द कंपनसेशन हाँ, तो यहाँ पे ये बोला है कि अगर मान लो कोई ऐसा ये स्ट्राइक के दौरान कुछ बसेस को वगैरह को आग लगाते हैं या कुछ करते हैं तो जो विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेशन इनको देनी पड़ेगी। क्लियर जी। आगे चलते हैं, जजमेंट्स जो वर्कर्स को बहुत खुश कर रही हैं। पहले की स्ट्राइकिंग ऑफ द सर्विस कंडीशन, स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मैटर आ गया, अनऑथराइज्ड एब्सेंस। बेसिकली वर्कर्स को तो इन्होंने बहुत तरीके से खुश कर रखा है, वो तो आपके एक्ट्स ने ही खुश करके रखा हुआ है। ठीक है जी। सो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि सर्विस कंडीशंस के ऊपर स्ट्राइकिंग ऑफ जो लग जाती है, ये कंडीशन इसको स्ट्राइक ऑफ मतलब कि हटा दो। ठीक है, सो ये चीजें देखनी गई। बाकी कैजुअली कॉन्ट्रैक्ट जो था उसको भी रेगुलराइज करा गया। आपको पता है आजकल जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होती है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होती हैं, कोई दिक्कत हो तो आप केस डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज की रेगुलराइजेशन जो है देखने को मिली है। बाकी कहते हैं सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी टर्मिनेटेड आर्बिट्रेरली। हाँ, बेसिकली नोटिस पीरियड जो आपका इंट्रोड्यूस हो रखा है
कि आप बिना मतलब से, बिना बताए ऐसे ही एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकते, नोटिस देना पड़ेगा। वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स मेंशन होती हैं कि आपको छोड़ना है तो आपको इतने पीरियड का नोटिस पीरियड देना होगा, अगर एम्प्लॉयर को निकालना है तो उसको जो है इतने टाइम का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। क्लियर बच्चे? उसके बाद एबोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये तो पता ही है आपको, ये तो आपके उसमें भी दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी। सो एबोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है ये। आगे आ जाओ, ट्रेड यूनियन नेक्सस में हमने ट्रेंड देखने को मिला है, वो ये है कि कहते हैं जब एक कंज्यूमर का राइट खराब होता है, ठीक है, तो यानी कि अगर किसी वर्कर का राइट खराब होता है तो ट्रेड यूनियन वहीं के वहीं खड़ जाती है और वहां पे वो बात कर या फिर कोई बात कि ट्रेड यूनियन का काम क्या है कि कोई भी दिक्कत आ रही है आगे मैनेजर के या मैनेजमेंट के आगे रखने का। क्लियर जी? सो कहते गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर्स वर्कफोर्स इज श्रिंकिंग ड्यू टू नॉन फिलिंग ऑफ रेगुलर पोस्ट। बेसिकली कहते आज के टाइम पे अगर आप देखो, खुद भी देखो, ट्रेड यूनियन जो पहले टाइम पे चल रही थी, जिनका पहले वो एक प्रेशर था, वो बहुत ही कम होता दिखने को मिल रहा है, क्योंकि कहते कोई भी दिक्कत होती है तो वो क्या आज के टाइम पे आप देखोगे कोई एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से दिक्कत होती है या मैनेजमेंट के पास चला जाता है या कुछ सुलझा लेते हैं, अगर कोई ज्यादा ही पंगा पड़ जाए तो वो लॉ सूट फाइल कर देते हैं, या है ना जैसे भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स होती है वो वैसे कर लेते हैं। अभी ये नहीं स्ट्राइक कर ली, बड़े बड़े अभी इंडस्ट्रीज में अभी भी चलता है बट काफी कम हो गया है। तो यहाँ पे हमने यही चीज देखनी है कि बहुत बदलाव देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला है? क्योंकि वर्कफोर्स आपकी कहते कम होती जा रही है, रेगुलर पोस्ट अभी इतनी आपको भी पता है इतनी नौकरियां निकलती हैं, सिलेक्शन फिर खाली रह जाती है, बैकलॉग रह जाता है, वो फिर आता है फिर खाली रह जाता है। होता है कि नहीं होता है? आपको भी पता है, आप सभी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपको पता ही है कि बैकलॉग हमेशा रह जाता है, फिल नहीं होता। ऐसे करते करते क्या होता जा रहा है कि वर्कफोर्स श्रिंक होती जा रही है ना जी? सो इसके चलते हुए एक नई जो चीज इन्होंने ऐड ऑन कर दी है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है कि कुछ साल आपको काम करना है, उसके बाद आप वॉलंटरी जो रिटायरमेंट है वो ले सकते हो, है ना। एक तो होती है सुपर एनुएशन, यानी कि आपको इस टाइम पे आपने रिटायर होना ही है 60 पे, तो वो तो आप हो ही जाते हो, ठीक है। उसके बाद एक वॉलंटरी होती है कि मान लो 20 साल का पता नहीं इसका कुछ है, करा है काम, उसके बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है या कुछ साल टाइम पीरियड को कंडीशंस होती हैं, उसके बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है अपनी जॉब से ले लेते हो। कहते हैं इसके चलते चलते वर्कफोर्स जो है और भी कम होती जा रही है, जो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट का कंसेप्ट आया है। कहते हैं आज के टाइम पे अगर आप देखो प्राइवेट सेक्टर में अगर आ जाओ, कहते हैं यंग जो है लोग सर्विस में हैं, वो क्या करते हैं, वो अब खुद भी देखो वो कोई भी ऐसे ट्रेड यूनियंस में लाइन ही नहीं होते, पढ़े लिखे हैं वो, मैं उनको लगता है कि हाँ हमारा टाइम वेस्ट होगा, हम क्यों हो, है ना। मोस्टली जो प्रोफेशनल्स हैं, अब एसोसिएशंस होती हैं उनकी, बट ऐसे स्ट्राइक्स पे बहुत कम देखने को मिलता है, बट जितना पहले था इनका उतना उससे कम हो गया है। यहाँ पे हम ये चीज की डिस्कशन जो है कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे जो है ट्रेंड इनका चेंज हो गया। उसके बाद कहते वही जो मैंने आपको पहले बात बताई कि स्ट्राइक से शिफ्ट होके लॉ सूट्स पे आ गए हैं, ठीक है जी। स्ट्राइक से इनका जो था चेंज होके लॉ सूट पे भी आ गया है। ऑनेस्टली बताओ आप, मैंने बताया ना लेबर कोड्स का भी मैंने कर रखा है, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देती हूँ। जब ऐसे नोटिस पीरियड के बिना या ऐसे ही कुछ कंपनीज एम्प्लॉयज को निकाल देती हैं, ठीक है, आजकल तो सारा आपके पास कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म सब कुछ आता है ना, तो लोग क्या करते हैं, पहले बातचीत करते हैं, नहीं मानते सीधा लॉ सूट फाइल कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए भी लेबर कोर्ट में जाने के लिए आपकी पे जो है 30 हो जाइए, अगर उससे ज्यादा है आपका सिविल सूट फाइल होता है। तो जो मैंने देखा है ऑनेस्टली, यंग प्रोफेशनल्स है ना जो, वो आजकल लॉ सूट में ज्यादा बिलीव करते हैं, वो सीधा केस फाइल कर देते हैं अगेंस्ट द कंपनी। ये चीज हमने बहुत देखने को आज के टाइम में मिल रही है कि जो आपका ट्रेंड है ये यूनियन या फिर आप कह लो ट्रेड यूनियन से हटके लॉ सूट, स्ट्राइक से हटके लॉ सूट पे आ गया है।
क्योंकि बाकी लोगों को ये लगता है कि हम क्यों इसके साथ धरने पे बैठे, हमारे साथ तो एम्प्लॉयर बहुत सही है, उसको निकाला है वो देखे, है ना। तो ये थोड़ी सबकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो आ गई है, उसके चलते हुए स्ट्राइक्स का सिस्टम दैट्स वाई कम हो गया है। सो बहुत सारे केसेस हैं जो मैंने खुद भी देखे हैं कि लोग आजकल यही कर रहे हैं कि बस लॉ सूट फाइल कर दो। पहले लेबर कोर्ट तक जाता है तो ठीक है, तनख्वाह कम है लेबर कोर्ट, नहीं तो सिविल सूट फाइल कर दो। उनको उस पर कॉस्ट भी लगती है बट उनको कोई फर्क नहीं होता, वो कहते हैं हम केस फाइल करेंगे, हमारे साथ गलत हुआ है हम केस फाइल करेंगे, क्योंकि लॉ ने इतनी प्रोटेक्शन दे रखी है, इतने एक्ट्स बना के रखे हुए हैं जिसको एम्प्लॉय को भी लगता है कि वी आर प्रोटेक्टेड, व्हाई नॉट वी शुड रेज द वॉइस अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्लियर जी। वैसे ही एम्प्लॉयर करता है, छोड़ के जाओगे वो आपकी तनख्वाह रोक लेता है, ठीक है, वो कहता है कि ठीक है तुमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं मानी तो ठीक है, हम भी नहीं आपकी बात मानेंगे, हम आपके इस महीने की तनख्वाह नहीं देंगे, या पहले ही वो आपकी तनख्वाह रोक लेते होते हैं फर्स्ट मंथ की, कुछ ऐसे चलता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना ही कल्चर होता है, अपना ही तरीका होता है काम करने का, सो उस अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सेटअप्स कर लेते हैं। क्लियर जी। चलो जी आगे चलते हैं। लेबर मैनेजमेंट कन्फ्लिक्ट्स, कहते हैं इवन लेबर मैनेजमेंट कन्फ्लिक्ट्स में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से लेबर मार्केट और इन दोनों में, आपको पता है ये एक्टर्स हमने कल की क्लास में करा था, सिस्टम अप्रोच में करा था कि एक्टर्स हमारे कौन कौन होते हैं। एक होता है वर्कर मैनेजमेंट टीम और एम्प्लॉयर एंड सॉरी गवर्नमेंट, मैनेजमेंट में ही एम्प्लॉय आ जाता है गवर्नमेंट, है ना। सो इन्होंने ये लिखा है कि जो एक्टर्स हैं वर्कर और मैनेजमेंट, ये गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर बना के रखते हैं, कुछ ऐसे मतलब कि एक्ट्स बनाए या कुछ ऐसी रेगुलेशंस आए जिससे उनको प्रोटेक्शन मिले और जो है लेबर रिफॉर्म्स पे इनका कंट्रोल बना रहे। क्लियर जी। सो बेसिकली लेबर मैनेजमेंट कन्फ्लिक्ट्स जो हैं आजकल अगर आप देखो तो सारे के सारे कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, गवर्नमेंट पे हो गए हैं। जो मैं अभी आपको बात समझा के ही हटी थी कि आजकल हर कोई क्या करता है, एक्ट के लेजिस्लेशन ने ये एक्ट दिया है हम केस फाइल करेंगे, ठीक है। जो मैं आपको अभी जो सारी बात समझा के हटी थी यही वाकई में बात हो रही है। क्लियर जी। अब आप भी आपकी जब यहाँ सिलेक्शन होगी ना, आप खुद भी देखोगे आपके भी यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे टीम होगी, लीगल वाली टीम होगी जो ये सब देखती होगी, आपको खुद देखने को मिल जाएगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आजकल ये होता ही है। क्लियर जी। जो ये सारी चीजों को हैंडल करते हैं। आगे चलो और क्या है, लेस स्ट्राइक्स हो रही हैं, लॉकआउट्स मैं आपको समझा के हटी हूँ। स्ट्राइक एम्प्लॉय करता है, लॉकआउट एम्प्लॉयर करता है। लेस मैन डेज लॉस्ट, यानी कि स्ट्राइक की वजह से काम जो नहीं होता वो लॉस कम हो गया है। वर्कर्स आर मोर एजुकेटेड, दे डू नॉट बिलीव इन द वायलेंट एक्टिविटीज, अभी समझाया मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जी, वो कहते हैं इसको नुकसान हो रहा है हम क्या करें, होने दो, हमारा तो बढ़िया चल रहा है, हम अपना बढ़िया रखेंगे। होता है कि नहीं, ऐसे ही होता है जी आज के टाइम पे। उसके बाद वर्कर्स हैव शोन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, thus लीडिंग टू डिक्लाइन इन स्ट्राइक्स। ये बात कि वो ही कंपटीशन ही बहुत है, जॉब नहीं मिलती, जो बंदे को लगता है मुझे मिली है, मैं क्यों पंगा लूं, मैं क्यों स्ट्राइक में बैठूं, है ना जी। उसके बाद एम्प्लॉयज आल्सो अवॉइड लॉकआउट्स बिकॉज डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, मैंने आपको पहले ही बताई थी अभी बात कि लॉकआउट एम्प्लॉयर करता तो है अगेंस्ट द एम्प्लॉय, बट नुकसान उसी को होता है, वो काम रुकवा देता है, काम रोकने से प्रोडक्शन नहीं होगी, उसको इकोनॉमिक लॉस होगा। क्लियर जी। सो आगे चलते हैं मैनेजरल स्ट्रेटजीज के ऊपर। कहते हैं ये भी बहुत चेंज देखा है हमने, लेबर को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, वीकन लेबर पावर, मोर कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस। रेगुलर वर्कर्स आजकल लोग सच में कम रख रहे हैं, क्योंकि रेगुलर वर्कर्स इसीलिए कम रख रहे हैं क्योंकि उनको होता है कि हमें महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी, ठीक है, और अगर हम एडहॉक पे रखेंगे तो ये हमें सही रहेगा, ये काम के लिए बंदा हायर करो, उसको पैसे दो, ठीक है, रेगुलर नहीं हमने रखना। तो यहाँ पे दैट इज वाई जो है रेगुलर वर्कर्स की जो कमी है देखने को मिल रही है। उसके बाद मल्टीटास्किंग, फ्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, यही बात समझा के हटी हूँ। सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्राइवेट और पब्लिक दोनों में देखने को मिल रहा है। अगर आप देखो ना, अगर आप जो आजकल गवर्नमेंट नौकरी भी आपकी कहीं निकल रही है ना, जो उसमें भी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होती है कि नहीं,
सो बेसिकली जो हम मैनेजरल शिफ्ट देख रहे हैं कि रेगुलर से ज्यादा अब वो क्या फोकस कर रहे हैं कि एडहॉक पे रख लो, कॉन्ट्रैक्ट पे रख लो, ठीक है। हम क्यों रेगुलर पे दें, जो काम के लिए रखना है उसकी काम करवा के वो पे दे के उसको बस काम खत्म, ठीक है जी। सो दैट इज वाई ये सारे ट्रेंड जो हैं हमें देखने को मिलते हैं जी। आई होप क्वेश्चन से जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आज हमने क्या करा, सारी हिस्ट्री देखी, ठीक है। इसके साथ इंपॉर्टेंट था आज का टाइम, जो हमने न्यू लेबर कोड्स तो मैंने आपको बता ही दिए, उसके साथ साथ जो ट्रेंड्स आए हैं, जो चेंज, जो शिफ्ट हुआ है, वो हमने डिस्कस करा है। क्लियर स्टूडेंट्स? बाकी बहुत सारे एक्ट्स हैं, इसमें अगर आपको कुछ समझ ना लगा हो, बस हिस्ट्री तो आई होप समझ लग गई होगी, इसमें कुछ चीजें ना समझ लगी हो तो आने वाली क्लासेस में आपको मैं एक एक एक्ट करवाऊंगी, उसमें आपको एक एक चीज की डेफिनेशन समझाई जाएगी, तो वहां पे आपके कंसेप्ट अगर कुछ रहता है वो कमी वहां पे पूरी हो जाएगी। आज के लिए आपका यही होमवर्क है, रिसेंट ट्रेंड्स को भी छोड़ दो, ठीक है, अपने हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो पक्का कर लो। क्लियर जी? बाकी नोट्स में मैंने बहुत डिटेल में आपको हिस्ट्री का समझाया है, वो आप देख लेना, वो नोट्स काफी रहेंगे आपके लिए, इससे ऊपर तो क्या ही वो पूछ लेंगे, स्पेशली इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, क्योंकि हम कर रहे हैं वहां पे कि कैसे इंडस्ट्रियल ये सारा का रेवोल्यूशन आया है, कैसे वो इवॉल्व हुई। क्लियर जी? सो आज की क्लास का यही होमवर्क है, कल मेगा सेशन का टाइम आपको पुटअप हो जाएगा, मुझे नहीं पता मेरी कब क्लास होगी, तो आप पूरा सेशन लगाना, सारे टीचर्स होंगे, बारी बारी आएंगे आपसे, जो हमने देखो हमने जो आपको कराया है अभी 2-3 क्लासेस में, अब आपका टेस्ट भी लेंगे ना हम, है ना, सो दैट क्यों लेंगे, सो दैट आप रिवीजन करो साथ साथ, नहीं तो ऐसे तो आप कुछ भी जो है आप रिवीजन नहीं करोगे और फिर कहोगे हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, है ना। चलो जी, बाकी आ जाओ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर रॉयल कमीशन ऑन लेबर? गांधी कमीशन ऑन लेबर, व्हाइटली कमीशन ऑन लेबर, हेनरी कमीशन ऑन लेबर, वेकहैम कमीशन ऑन लेबर। वेरी इजी क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय यू ऑल। 90% या 90 ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू सही आंसर दिया है। मुझे पता था ये हेनरी पे आप कंफ्यूज हो गए, वो उसका नाम है, कमीशन का नाम मैं बार बार बोल रही थी, व्हाइटले कमीशन, व्हाइटले कमीशन, है ना, तो आंसर इसका बी रहेगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, द रॉयल कमीशन ऑन लेबर और द व्हाइटले कमीशन ऑन लेबर वाज अ रॉयल कमीशन सेटअप इन 1929। इसके साथ साथ साल याद रखो, ठीक है जी। चेयरमैनशिप थी जॉन हेनरी व्हाइटले की, तो हेनरी देख के कंफ्यूज नहीं होना, जिन्होंने अच्छे से क्लास लाई है उनका तो सही आया आंसर, ठीक है जी। क्लियर? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। 1918 में हु फाउंडेड अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? अगेन वेरी इजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एनी बसंत, एम एन रॉय। यस, वेरी गुड, ये तो 100% स्कोर करा आपने, वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, महात्मा गांधी जी हैं इसका आंसर। आगे चलते हैं। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर वाज सेट अप इन विच ईयर? 1920, 1969, 1966, 1972। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, ये उल्ट पुल्ट आ रहे हैं आपके आंसर, फर्स्ट नेशनल कमीशन देखनी है, ये तो दोनों आपके एलिमिनेट ही हो जाएंगे। इसका आंसर है सी, वह सेटअप इन 1966, ठीक है जी, और रिपोर्ट इन्होंने 69 में सबमिट करी थी, अभी कराया तो था, बैक स्लाइड पे जाऊं। क्लियर? आगे देखो, सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर वाज सेटअप इन विच ईयर? 1966, 2002, 1999, 1969। वेरी इजी, अगेन ये तो बहुत इजी है। देखो फर्स्ट आपकी 1966 में हुई थी फर्स्ट,
रिपोर्ट सबमिट हुई थी इसकी 1969 में, तो ये तो ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो ये पहले बनी कब थी, 1999 में बनी थी, और इसकी रिपोर्ट 2002 में हुई थी, ठीक है। 1999 में सेटअप हुई थी, रिपोर्ट इसकी 2002 में हुई थी, जिसने कहा था कि सारे एक्ट को सॉलिडेट कर दो, ठीक है ना। अभी तो मैंने नाम नहीं पूछ रही किसने करी थी, फिर भी गड़बड़ हो रही है। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है आपका, हो जाता है। आ जाओ, ये याद, ऐसे अपना फ्लो चार्ट बना के याद करना है आपको, और साथ में नाम लिख लेना। क्लियर जी। कल की क्लास में कोशिश करूंगी कि हिंदी के साथ भी इसके क्वेश्चंस ले आऊं, हिंदी के, सो दैट आपको आसानी हो जाए, ठीक है। हिंदी वालों को आसानी हो जाए, इंग्लिश वालों को भी आसानी हो जाए। क्लियर। आगे चलते हैं। डैश वाज एस्टैब्लिश्ड एज एन एजेंसी ऑफ द लीग ऑफ नेशंस फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये ना, WTO, ILO, AFL, UN। ये तो बहुत इजी है। AFL को बोलते हैं अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर। UN तो पता है, यूनाइटेड नेशंस। AFL है आपका अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर। इसका बट आंसर है क्या है, मैंने कब आया था, साल का नाम भी बता दो मुझे, मैंने आपको याद करवाया है। याद है साल की नहीं, आंसर ठीक है, बी है इसका आंसर, 1919 बिल्कुल। कब आया था याद रख लो, मैंने तब भी बोला था। ओके चलो। Which of the following is the first labor journal of India? दीन बंधु, इंडियन लेबर गैजेट, इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स, लेबर हिस्ट्री। अगेन इजी हमने कर रखा है। बिल्कुल सही दीन बंधु। कौन सी एसोसिएशन में आया था, कौन सी एसोसिएशन में आया था, आंसर सही है आपका ये दीन बंधु, ये आया था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, है ना, एसोसिएशन ऑफ 1890। दीनबंधु वॉज अ वीकली मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर फर्स्ट पब्लिश्ड इन पुणे। यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स है, याद कर लो। ब्रिटिश इंडिया इन जनवरी 1877। इट वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया टू कैटर एक्सप्लिसिटली टू लेबरिंग पीपल, ठीक है। पुणे में हुई थी फर्स्ट टाइम ये पब्लिश, ठीक है। इसके साथ हमने एसोसिएशन करी थी, और ये कौन ये कंसेप्ट सारा लेके आया था आपको पता ही है जी, NM लोखंडे जी लेके आए थे। चलो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। हाँ जी, द फर्स्ट कमीशन टू रिकमेंड ट्राईपार्टिज्म कंसल्टेशन in India was the Indian Labour Conference, the Royal Commission on Labour, the first National Commission on Labour, the second National Commission on Labour. Very 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 easy question. देखो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपको EPFO में या APFC में, से ही आएंगे। और इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का नाम जरूर था ट्राईपार्टी कॉन्फ्रेंस करके, लेबर कॉन्फ्रेंस, बट सबसे पहले लेके कौन आया था जी, रॉयल कमीशन, व्हाइटली कमेटी लेके आई थी, जब उन्होंने बोला था कि हम कंसिलेशन ऑफिसर्स बैठाएंगे। मैंने आपको क्लास में अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन भी थी जो करी थी, है ना जी, करी थी कि नहीं करी थी, क्लियर। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। आई होप आपको आज की क्लास में हिस्टोरिकल ज्यादा मेरा फोकस रहेगा, कि समझ लगा होगा अच्छे से कि कैसे स्टार्ट हुआ, कौन सा पहले एक्ट आया, अप्रेंटाइज एक्ट आया, कैसे कैसे करते करते धीरे धीरे और एक्ट्स आए, यूनियंस बने, और फाइनली हम किस स्टेज पे आ गए। क्लियर जी। सो दैट्स ऑल। आज का सेशन बढ़िया ही है, वैसे बढ़िया ही लगेगा आपको, क्योंकि मेहनत हम बहुत कर रहे हैं आपके लिए। बाकी नोट्स मिल जाएंगे, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी, आप अच्छे से पढ़ना। कल का जो मेगा सेशन है उसमें आपका जो है उसका टेस्ट हो जाएगा, है ना। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच एंड कीप योर प्रेपरेशंस एंड स्पिरिट्स हाई।
और अगली क्लासेस में, हाँ जी ये बता दूं मैं, एक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे एक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है डिटेल्ड क्लास जो हो रहेगी आपकी। एक्ट्स थोड़े बोरिंग भी हो सकते हैं, कोशिश करेंगे उसको इंटरेस्टिंग बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा ये आपको पता ही है टॉपिक आपका टफ ही रहता है। सो दैट्स ऑल जी, थैंक यू सो वेरी मच।